नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ अनु जी की भेजी सच्ची और डरावनी कहानी। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज की वीडियो में आप सभी को 20-20 रुपए के 5 कोड सुनाए जाएंगे। जो सबसे पहले मुझे उन कोड्स को इंस्टाग्राम पर भेजेगा उसे ही पेटीएम कैश सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी पूरी अंत तक सुनिएगा। अब मैं आप सभी को कहानी अनु जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये कहानी मुझे मेरी बड़ी सिस्टर ने बताया था, जो कि रियल स्टोरी है, जो हमारे ही किसी जगह की है। मैं आप सभी को उस जगह का नाम तो नहीं बता सकती। तो हुआ यूं कि ये कहानी अर्ली 90s की है। मेरी दीदी तब हॉस्टल में रहती थी और यह घटना भी किसी हॉस्टल में हुआ था, लेकिन मेरी दीदी प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल की थी और ये इंसिडेंट गवर्नमेंट स्कूल की है, जहाँ बॉयज़ हॉस्टल है। गर्ल्स को हॉस्टल में नहीं रखते थे। गर्ल्स स्कूल डेज में घर से ही आया करती थी। तो हुआ यूं कि क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स, जो कि अलग अलग डोरमेट्री था, बट बॉयज़ हॉस्टल था ना, तो बॉयज़ लोग तो बहुत बदमाश होते हैं, अपनी मर्जी का काम करते हैं, जैसे कि दारू पीना, सिगरेट पीना, लड़कियां लाना, आसपास के एरिया से कोई जानवर जैसे मुर्गी या बकरी चोरी करके खा जाना, ये सब चलता ही रहता था। एक दिन 12th क्लास का एक लड़का जो शरीफ टाइप का था, वो पेशाब करने हॉस्टल के झाड़ियों में गया हुआ था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लड़की रो रही हो। तभी उसके सामने से एक लड़की रोते रोते आ रही थी। वो लड़का उसके पास जाकर उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? तभी वो लड़की बोली, हमारे घर की एक मुर्गी गायब हो गई है, उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ। कहीं बॉयज़ हॉस्टल के लड़कों ने मेरी मुर्गी तो नहीं ले ली? लड़का बोला, नहीं, हम में से किसी ने नहीं ली, और हॉस्टल में स्टूडेंट्स भी कम ही हैं। फेस्टिवल टाइम है, इसलिए सब लोग घर गए हुए हैं और कुछ ही स्टूडेंट्स हैं हम, और वो लोग तो कोई भी कहीं नहीं गया आज दिन भर। तो दोनों की बातचीत हुई। वो लड़की हर इवनिंग को वहाँ से गुजरती, दोनों बात करते। लड़के को उससे प्यार हो गया था। एक दिन वो लड़का लड़की को बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की शर्माते हुए बोली, मैं भी करती हूँ। फिर दोनों ने किस किया। वो लड़का फिर चुपके से हॉस्टल उस लड़की को लेकर आया और अपने रूम में ले जाकर अंदर से रूम को लॉक किया। फिर दोनों ने मिलकर प्यार किया। फिर लड़की बोली, मेरा टाइम हो गया, अब मैं घर जाऊंगी। लड़का बोला, सुबह चली जाना, रात बहुत हो गई है। लड़की बोली, नहीं, घर वालों को पता चला तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। लड़का बोला, रुको, मैं पहुंचा देता हूं तुमको। लड़की बोली, नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मुझे रास्ता अच्छे से याद है। फिर रोज वो लड़की रात को अक्सर उस लड़के के पास आती और उसके साथ प्यार करती, और 3 या 4 बजे अपने घर वापस चली जाती। फिर एक दिन हॉस्टल के स्टूडेंट्स जब सब आ गए, वो लड़के का रूममेट भी आ गया, तो देखा कि उस लड़के का बॉडी पूरा पतला हो गया था, जैसे कि कुछ दिनों से कुछ खाया ही ना हो। तभी उसके रूममेट ने पूछा, क्या हुआ तुझे? वो कुछ नहीं बोला। फिर ज़बरदस्ती पूछने पर बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं रोज़ संभोग कर रहा हूँ ना, शायद इसी वजह से मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। रूममेट ने पूछा, किसके साथ? तो वो बोला, जीएफ है मेरी। रूममेट बोला, दिखा तो जरा। लड़का बोला, वो रोज़ रात को आती है मेरे पास और सुबह होते ही वह वापस अपने घर चली जाती है। उस लड़के के रूममेट को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वह फौरन सीधा उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गया। तांत्रिक बोला, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है जो रोज रात को तेरा खून पीती है थोड़ा थोड़ा। पर उस लड़के को विश्वास नहीं हुआ।
वो बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे को, कुछ सालों बाद शादी भी करूंगा उससे मैं। तभी तांत्रिक बोला, फिर ठीक है। फिर तांत्रिक ने एक काले रंग का धागा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था उसे दे दिया और बोला कि जब तुम दोनों लोग संभोग करोगे तो तुमको चुपके से उसके पैर में या उसके कपड़ों पर बांध देना होगा, पर एक बात का ध्यान रखना कि उसे मालूम ना पड़े कि तुम उसके पैर या उसके कपड़ों पे कुछ बांध रहे हो। रात को जब वो लड़की आई और दोनों ने जब संभोग किया तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा मदहोश हो चुकी थी कि उसे मालूम ही नहीं चला कि उस लड़के ने कब उसके पैर में वो धागा बांध दिया। फिर जब वो सुबह चली गई तो तब तांत्रिक वहाँ आए। फिर वो लोग बॉयज़ हॉस्टल से उस धागा का पीछा करते करते उन्होंने देखा कि वो धागा अब एक ज़मीन के अंदर चला गया। फिर उन लोगों ने ज़मीन को खोदा तो देखा कि एक हड्डी में वो धागा बंधा हुआ था। उस हड्डी को तांत्रिक अपने साथ ले गए और फिर मंत्र वगैरह का इस्तेमाल करके उन्होंने बताया कि यह एक जवान लड़की का कंकाल है जो कि 2 या 3 साल पहले ही मर चुकी है। वो तुझसे प्यार करती है इसलिए तुमको अपने साथ उसकी दुनिया में ले जाना चाहती है। वह तेरा रोज खून पीती थी ताकि तू कमज़ोर हो जाए और मर जाए। वो लड़का इतना रोया और डर भी गया। फिर उसके दोस्तों ने उसे संभाल लिया। उसने वो हॉस्टल छोड़ दिया। एग्ज़ाम भी 12वीं का घर से आकर दिया। वो गवर्नमेंट स्कूल का हॉस्टल अब बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। आज का पहला कोड है ब्रह्म राक्षस। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की दूसरी कहानी मुझे स्मृति जी ने भेजी है। अब मैं आप सभी को कहानी स्मृति जी की पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम स्मृति है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। कोलकाता में मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि मुझे नज़र बहुत जल्दी ही लग जाती थी। सब कहते हैं मुझे, स्मृति तेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और प्यारी है। मुझे हमेशा ही मेरी सुंदरता और मेरी आंखों के कारण इम्पोर्टेंस मिलती रहती थी। यह बात साल 2019 की है, जब मैंने नया ही टीचिंग करियर शुरू किया था। स्कूल ज्वाइन किए हुए मुझे कुछ 2-4 महीने हो चुके थे। एक दिन स्कूल के काम के कारण मुझे स्कूल में रुकना पड़ा। मैं बता दूं कि मेरी स्कूल की टाइमिंग्स 9 से 3 तक थी और मुझे स्कूल से निकलते निकलते कभी 4 भी बज जाया करते थे, पर उस दिन मुझे 5 निकलते निकलते बज गए। स्कूल में सिर्फ गार्ड और मेरे अलावा कोई नहीं था। मेरा काम बस होने ही वाला था। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है, पर जब मैं उस तरफ देखती थी पर वहाँ कोई नहीं रहता था। ऐसा तकरीबन मेरे साथ 4 से 5 बार हुआ। इस बात को मैंने अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म कर 10 मिनट में स्कूल से निकल गई। रात को मैंने अपना डिनर फिनिश करके अपने बेड पर लेटे लेटे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कोई मुझे बुला रहा है मेरा नाम लेकर, वह भी फ़ोन के अंदर से। मैंने जब अपने बॉयफ्रेंड से पूछा कि क्या तुम मुझे मेरे नाम से बुला रहे थे, तब उसने बोला कि नहीं, उसने तो मेरा नाम उस वक्त एक बार भी नहीं लिया था। फिर मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। 2-3 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था। चौथे दिन को हमें एक ट्रिप पर जाना था। मैं उस जगह का नाम तो नहीं बता सकती, पर वह जगह स्कूल ट्रिप के लिए बहुत ही अच्छी थी। फिर हमारे स्कूल वाले हम लोगों को ट्रिप पर लेकर गए, सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को। पहले दिन तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि जहां हम लोगों को पहुंचना था वहां पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 4 बज गए थे, जबकि हम लोगों को 1 बजे ही पहुंचना था। क्योंकि बस का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हम लेट हो गए। हमारे स्कूल से 4 बस इस ट्रिप पर आई हुई थी। फिर उसी दिन सभी लोगों ने 9 बजे तक खाना खा लिया और सब सो गए थे। प्रिंसिपल का ऑर्डर था कि सुबह 5 बजे तक उठकर असेंबली में आना है।
मेरे साथ एक और टीचर थी, वह मुझसे 5 साल बड़ी थी, पर हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर मैं अपनी माँ से बात की। माँ से बात करने के बाद थोड़ी देर मैंने अपने बॉयफ्रेंड से भी फ़ोन पर बात की। फिर उसके बाद मैं सोने चली गई। रात के करीब 1 बजे होंगे कि मेरी आँख खुली और मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठ गई। पानी पीने के बाद जैसे ही मैं बेड की तरफ जा ही रही थी तो मेरी नज़र विंडो की तरफ पड़ी, तो मैंने देखा वहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मैं विंडो के सामने गई तो एक काले रंग का कुछ मुझे दिखाई दिया। मैं उसे ही देख रही थी, तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, पर मैं समझ नहीं पाई कि वह था क्या। फिर मैं सोने चली गई। अगली सुबह स्कूल ट्रिप पर हम सभी ने बहुत इन्जॉय किया। तभी मैं अपनी मम्मी से बात करने लगी। फिर तभी मुझे ऐसा लगा कि विंडो से फिर से कोई मुझे देख रहा है और मुझे बुला रहा है, मेरा ही नाम लेकर। फिर उस दिन रात को खाना खाकर अपनी सीनियर टीचर, जिनका नाम रश्मि था, उनसे बात ही कर रही थी कि तभी उनके हस्बैंड का फ़ोन आया और वह उनसे बात करने के लिए मेरे से दूर जाकर बैठ गई। तभी मैं भी अपनी माँ से बात करने लगी फ़ोन पर। तभी मुझे ऐसा लगा कि फिर से कोई उसी विंडो से मुझे देख रहा हो और मुझे बुला रहा हो। मैंने देखा एक काला साया जो कि हवा में उड़ रहा था और मुझे ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों का रंग लाल था। वह बहुत ही ज़्यादा डरावना नज़र आ रहा था। मैं उसके पास जाकर देखने लगी। मैं जैसे ही उसके पास जाकर देखी, तुरंत ही मेरी दिल की धड़कन तेज चलने लगी। यह देखकर मैं बेहोश हो चुकी थी। मुझे फिर होश अगली शाम को आया। मेरे कारण सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे। फिर उसी रात जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी तो वैसे ही हुआ जैसे पिछली रात हुआ था। मैं ज़ोर से चीख मारकर बेहोश हो गई। फिर मुझे होश अगली दोपहर को आया। आज का दूसरा कोड है जिन्नात। और मैंने देखा कि मेरी मम्मी और मेरा बॉयफ्रेंड आ चुके थे मुझे देखने के लिए। मैं अपनी मम्मी और बॉयफ्रेंड को सारी बात बता देती हूँ। मम्मी ने प्रिंसिपल से बात करके मुझे अपने साथ घर ले जाने को बोला। मम्मी ने एक पंडित जी को मुझे दिखाया तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत ही बुरी नज़र लगी है। मेरी कुंडली की राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए वह मेरा कुछ कर नहीं पाया। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहता तो शायद वह मुझे कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता था। पंडित जी ने मम्मी को कुछ उपाय बताया और मुझे कहा कि बेटी, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो और तुम्हारी आंखें भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, इसलिए तुमको जल्दी ही नज़र लग जाया करती है। पंडित जी ने मुझे एक महाकाल का लॉकेट दिया और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने का बोलकर वह चले गए। आज का तीसरा कोड है अनुराग की वाणी। दोस्तों, मैं आज भी उसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, पर उस दिन से लेकर आज तक मेरे साथ फिर से दोबारा ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह बिल्कुल सच्ची कहानी है। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों को मेरी इस बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर कहते हैं ना, जिस पर बीतती है सिर्फ वही उसका दर्द समझ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की तीसरी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, आज की कहानी मुझे जबलपुर की रहने वाली निक्की केवत जी ने भेजी है। ये कहानी एक हॉन्टेड हॉस्टल पर है। दोस्तों, अगर आप भी मुझे अपनी कुछ कहानियां भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी अदिति की वाणी में मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्लीज दरवाजा खोलिए, हम कविता, आपकी न्यू रूममेट, प्लीज हमें अंदर आने दीजिए। रात के 3:30 बजे अचानक से दरवाजे पर हुई इस दस्तक से कानपुर के गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 13 में रहने वाली दोनों लड़कियां रोशनी और ज्योति हैरान रह गईं। आधी नींद में अपनी आंखें मलते हुए जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक 20-21 साल की लड़की, जिसने अपने हाथों में और कंधे पर बैग लटकाया हुआ था और इससे पहले कि कोई उससे कुछ पूछता, वो मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे अंदर आ गई और वहां पड़े
एक खाली बेड पर अपना सामान रखकर उन दोनों के सामने ही बैठ उन्हें अपना परिचय देने लगी। हाय, आई एम कविता, कविता सिन्हा, आप दोनों की रूममेट। ज्योति और रोशनी दोनों ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपना परिचय दिया। पर तुम इतनी रात को यहाँ? ज्योति ने कहा। वो हम तो शाम को ही आने वाले थे, पर हमारी ट्रेन लेट हो गई, इसीलिए हम भी लेट हो गए। अभी अभी वार्डन से ही मिलकर आए हैं, कविता ने कहा। पर तुम तीसरी मंजिल में इस सबसे आखिरी वाले रूम तक अकेले पहुंची कैसे? रोशनी ने पूछा। ये हमारा ही रूम है, यहाँ आने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं। मतलब? ज्योति ने पूछा। गार्ड हमें यहाँ छोड़कर गया और कुछ नहीं, कविता ने कहा। अपना पूरा बायोडाटा देने के बाद थके होने की वजह से कविता जल्द ही सो गई और बाकी दोनों भी। कुछ ही वक्त में कविता अपने चंचल स्वभाव के चलते ज्योति और रोशनी दोनों से पूरी तरह घुल मिल गई और उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। पर पूरे हॉस्टल में कविता सिर्फ इन दोनों से ही बात किया करती थी और हर वक्त उनके साथ ही रहती। 2 दिन बाद जब वो तीनों रात को खाने के बाद अपने रूम में लौटी तो कविता बेड पर लेटे हुए किसी बहुत ही गहरी सोच में डूबी हुई थी, जिसे ज्योति और रोशनी ने भी नोटिस किया। कविता, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? ज्योति ने पूछा। ज्योति के सवाल से मानो कविता की निद्रा भंग हुई, पर वो अभी भी किसी सोच में ही थी। क्या हुआ, कुछ बताओगी? रोशनी ने पूछा। यार, 2 दिन हो गए मुझे यहाँ, पर मैंने अभी तक यहाँ कुछ भी महसूस नहीं किया। क्या मतलब? ज्योति ने कहा। मैंने सुना था कि 2 महीने पहले यहाँ किसी लड़की की मौत हुई थी। लोगों के हिसाब से वो एक हादसा था, पर हॉस्टल की कुछ लड़कियों का कहना है कि उसकी मौत महज एक हादसा नहीं थी, इसीलिए उसकी रूह अभी भी यहाँ भटकती है, जिस वजह से ये हॉस्टल हॉन्टेड है। कविता की ऐसी बात सुनकर दोनों ही काफी सुन्न रह गई। दोनों ने डर से एक दूसरे को देखा, फिर खुद को संभालते हुए कविता को देखने लगी। तू पागल हो गई है क्या? बेकार ही इन सब में मत उलझ और अपना दिमाग पढ़ाई में लगा। रोशनी ने बड़े ही चिढ़े हुए स्वर में कविता को जवाब दिया। यार, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि ये बातें सच है या महज एक अफवाह। मैं तो यहाँ नहीं हूँ ना, पर तुम दोनों तो सालों से यहाँ हो, तुम दोनों तो जानती ही होगी ना। कविता ने एक बार फिर उन दोनों से वही सवाल किया। हमें कुछ नहीं पता और रात बहुत हो गई है, हमें सोना चाहिए। कविता के दोबारा उस सवाल को दोहराए जाने पर रोशनी और ज्यादा चिढ़ गई और अपने बेड पर आकर लेट गई। ऐसे कैसे नहीं पता? आखिर कुछ तो पता होगा ना तुम दोनों को कि उसकी मौत वाकई एक हादसा थी या फिर हत्या। अचानक ही कविता का इस तरह का सवाल उन दोनों की हैरानी का कारण बन गया। उसके बाद भी कविता बार बार उन दोनों से उस हादसे के बारे में ही पूछती रही। तब थक हार कर उसे सच बताने को तैयार हो ही गई। 2 महीने पहले इसी रूम नंबर 13 में हमारे साथ रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वैसे तो वो बहुत अच्छी थी, पर उसे अलग अलग तरह के नशे की लत थी। एक रात हमारे सोने के बाद उसने हमसे छिपकर ड्रग्स लिया, जिसके ओवरडोज का असर उस पर बहुत ज्यादा हुआ, जिससे वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। पर अगली सुबह जब हम उठे तो वो टेबल के पास बेहोशी की हालत में थी। हमने चेक किया तो उसके सर पर बहुत गहरी चोट थी। उसके सर से काफी खून बह चुका था। शायद उस रात में नशे की हालत में वो टेबल से टकरा गई थी। और क्या? कविता के सवाल और उसकी सवाल भरी नजरों ने रोशनी को खामोश कर दिया। तब ज्योति ने रोशनी को आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा, ताकि अब वो आगे का सच कह सके।
वो मर चुकी थी। उसकी चोट काफी गहरी थी और जब हमने वार्डन को खबर की तो पुलिस वेरिफिकेशन से हमें उसकी नशे की लत के बारे में पता चला। आज का चौथा कोड है पिशाचनी। और पुलिस को उसके बैग से वही ड्रग्स के पैकेट मिले जो उसकी ब्लड रिपोर्ट में थी। रिया का मौत का सच सुनकर कविता काफी हैरान थी, पर जहां ये सब कहते हुए उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, वहीं ये सच जानकर कविता के चेहरे पर एक भयानक सी रहस्यमय मुस्कुराहट तैर रही थी। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? ज्योति के इस सवाल पर कविता बहुत फीका सा मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी जब उसे चोट लगी तो उसकी चीख से तुम दोनों की नींद क्यों नहीं खुली, और उसके नशे की लत के बारे में तुम दोनों को कभी कुछ पता कैसे नहीं चला, जबकि वो तो तुम्हारी ही रूममेट थी ना। कविता के इस सवाल पर दोनों ही हड़बड़ा गईं। हड़बड़ाकर ये कैसा सवाल है? हमने बताया ना कि वो हमेशा हमसे छुपकर ये सब करती थी, और जब उसे चोट लगी तो शायद उसे चीखने का वक्त ही नहीं मिला हो, क्योंकि हमने कोई चीख सुनी ही नहीं। और अब तुम्हें सारा सच पता चल गया है ना, तो प्लीज इस टॉपिक को यहीं खत्म करो और सो जाओ। ज्योति ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए अपनी बात कह दी, और अपनी घबराहट को छुपाते हुए दोनों ही सहेलियां सो गई। पर कविता वो अब भी वैसे ही मुस्कुराहट लिए बैठी रही। रात के करीब 3:30 बजे अचानक ही ज्योति की नींद खुली तो उसने देखा कि कविता स्टडी टेबल पर बैठी पेपर पर कुछ ड्रॉ कर रही है, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। उसके हाथ पेपर पर ऐसे चल रहे हैं जैसे हाथ नहीं बल्कि बिजली की रफ्तार से भागती कोई ट्रेन हो। कविता को इस तरह से देख ज्योति बहुत डर गई और डर से उसने रोशनी को भी उठा दिया। दोनों ने कई बार कविता का नाम पुकारा, पर वो उसी तरह पेपर पर अपना हाथ चला ही रही थी। दोनों बहुत ही हिम्मत कर कविता के ठीक पीछे आकर खड़ी हुई। कविता, तुम इतनी रात गए ये क्या कर रही हो? ज्योति के काफी पूछने पर भी कविता की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो अब भी उतने ही ध्यान से अपना काम कर रही थी। पर तभी रोशनी की नजर कविता के आसपास बिखरे ढेर सारे कागजों पर गई, और जब उसने उन पर गौर किया तो आश्चर्य से उसकी आंखें ही फट गई। वो कभी उस कागज को तो कभी कविता को देखती, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ कहे या कुछ पूछ सके। जब ज्योति ने रोशनी के चेहरे पर डर और हैरानी के साथ साथ उसके माथे पर आई पसीने की बूंदें देखी तो उसने जोर से उसे हिलाया, जिससे रोशनी तो होश में आ गई। पर जब उसने वही पेपर ज्योति को दिखाया तो वही हैरानी और वही डर उसके चेहरे पर भी उतर गया। दोनों कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी, पर तभी कविता के हाथ चलते चलते अचानक ही रुक गए और एक अजीब सी आवाज उन्हें सुनाई दी। उठ गई दोनों। ये आवाज कविता की होकर भी नहीं थी। एक अजीब सा डरावनापन था उसकी आवाज में। दोनों उस आवाज से अभी उभर भी नहीं पाई थी कि तभी एक और आवाज आई। क्यों मारा मुझे? आखिर क्या गलती थी मेरी? इस बार कविता की आवाज में पहले से भी ज्यादा भारीपन था। उसका स्वर कर्कश हो चुका था। कौन हो तुम? डरी सहमी सी रोशनी ने जब ये सवाल किया तब कविता ने एक और कर्कश स्वर निकाला। मुझे नहीं पहचाना? अपनी दोस्त को नहीं पहचाना? देखो कविता, प्लीज हमें इस तरह से डराना बंद करो। रोशनी की बात अभी खत्म हुई भी नहीं थी कि अचानक ही कविता उन दोनों के सामने आ खड़ी हुई। चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा और आंखों का वो खालीपन जो उसे और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। इससे पहले दोनों कुछ सवाल करती, उनका चेहरा एकदम से बदल गया। धीरे धीरे
कविता पूरी तरह से रिया में बदल गई। उसके सर पर अब भी काफी गहरी चोट थी, जिस पर से अभी भी खून बह रहा था। आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। खुले हुए बाल जो हवा में ऊपर की तरफ उड़ते हुए उसे खौफनाक बना रहे थे। तभी उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी, कविता नहीं, रिया हूं मैं, रिया, जिसे तुम दोनों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने तुम दोनों को ड्रग्स लेते हुए देख लिया था। और जब मैंने ये बात वार्डन को बताने की धमकी दी तो तुम दोनों ने मुझे ड्रग्स के ओवरडोज दे दिए। मैं होश में नहीं थी और तब तुम दोनों ने नशे की हालत में मेरे सर को टेबल पर इतनी जोर से पटका कि मैं चिल्ला भी ना सकी और वहीं मर गई। अपनी रूममेट रिया को इस रूप में अपने सामने देखकर दोनों ही स्तब्ध रह गई। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दोनों कमरे से बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर सारी कोशिशें बेकार थी। ना तो वो कमरे से बाहर जा पा रही थी और ना ही उनकी आवाज कमरे से बाहर गई। प्लीज रिया, प्लीज हमें माफ कर दो, हम बहुत डर गए थे। उस रात अगर वार्डन को पता चल जाता तो ये बात हमारे घर तक पहुंच जाती। हमने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, बट जब तुम नहीं मानी तब हमने गुस्से में वही ड्रग्स तुम्हें भी दे दिया। उसके बाद जो भी हुआ हमने नशे में किया, हमें माफ कर दो। डरी सहमी सी आवाज में ज्योति और रोशनी ने रिया से माफी मांगते हुए कहा, पर सब बेकार। रिया ने अपनी आंखों के एक इशारे से पूरे कमरे की दशा बदल दी। पूरे कमरे में चीजें बार बार हवा में उड़ती और उनसे टकराकर गिर जाती, जिनमें कुछ कांच के भी चीजें थे जो उन दोनों से टकराकर टूट जाती। दोनों बुरी तरह घायल हो गई। जगह जगह से खून रिसने लगा। दर्द की सारी हदें पार थी, पर चीखे वो कमरे से बाहर जा ही नहीं सकी। तभी रिया की रूह ने झटके से ज्योति की गर्दन को पकड़ा और एक चटाक की आवाज के साथ उसकी पूरी गर्दन ही घुमा दी। ज्योति का ये हाल देख रोशनी को मानो सांप ही सूंघ गया हो। वो जानती थी अब उसकी बारी है। रोते गिड़गिड़ाते उसने रिया की रूह से बहुत माफी मांगी, पर एक जहरीली मुस्कान लिए रिया की रूह उसकी ओर बढ़ गई। उसे रोशनी का गिड़गिड़ाना, उसका डर सुकून दे रहा था। जितना उन्हें वो तड़पाना चाहती थी, उसकी सारी हदें आज पार होने लगी। अपनी खाली आंखों से पूरे कमरे में नजरें दौड़ाते हुए रिया की रूह ने वहां मौजूद सभी कांच के टुकड़ों को पल भर में एकत्रित कर लिया और एक नजर भर से रोशनी को घुटनों के बल बैठा दिया और उसे वही कांच के टुकड़े खाने पर मजबूर कर दिया। वो होश में नहीं थी, पर उसका पूरा शरीर वो रिया के वश में था। ना चाहते हुए भी उसके हाथ खुद ब खुद उन कांच के टुकड़ों को उसके गले में उतार रहे थे। पूरा गला, मुंह सब बुरी तरह कट चुके थे। मुंह से बहता हुआ खून उसके हाथों से फिसलकर फर्श पर फैलने लगा। देखते ही देखते महज 7 मिनट में ही एक भयानक दर्द से तड़पने के बाद आखिरकार रोशनी की मौत हो ही गई। अगली सुबह रूम नंबर 13 जब काफी देर तक नहीं खुला, तब कुछ लोगों की मदद से उसका दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का नजारा देख सभी की सांसें ही थम गई। जगह जगह कागज बिखरे पड़े थे और उनमें थी कुछ तस्वीरें, जिनमें 2 लड़कियां कैसे जबरदस्ती एक लड़की को कुछ खिला रही थी। मदद की गुहार करती उस लड़की को उन दोनों ने किस तरह मारा था, वो हर एक नजारा उन पन्नों पर उभरा हुआ था। और उन तस्वीरों में थी रिया, रोशनी और ज्योति, जिससे सभी को रिया की मौत का सच तो पता चल गया, पर रोशनी और ज्योति
एक राज बनकर ही रह गई। कुछ लड़कियों का कहना है कि रिया ने उनसे अपना बदला ले लिया, वहीं कुछ ने उन्हें मानसिक रोगी बताया, क्योंकि उनके हिसाब से वो दोनों पिछले 2 दिन से ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनके साथ कोई तीसरा भी हो। पर किसी ने भी उन दोनों के साथ किसी तीसरे को नहीं देखा। 2 महीनों में रूम नंबर 13 में हुई 3 मौतों के बाद किसी और ने उस कमरे में रुकने के बारे में सोचा तक नहीं, और आज भी वो कमरा वैसे ही खाली पड़ा है। कोई भी उस हॉन्टेड रूम नंबर 13 में नहीं रहना चाहता, कोई भी नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की कहानी? अगर आपको अदिति जी की कहानी पसंद आई हो तो मैंने उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उनके चैनल पर जाकर उनकी भी कहानियाँ सुन सकते हैं। वह भी मेरी तरह ही काफ़ी डरावनी डरावनी कहानियाँ सुनाती हैं। आज का 5वां कोड है जय महाकाल।